हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विथ न्यू वीडियो। आपकी जो क्वेरी है कि हाउ टू राइट एन एसे, उसके बारे में कुछ गाइड कर रही हूँ। वाइल्ड लाइफ के एग्ज़ाम में हमें 30 मार्क्स के लिए एसे लिखना है। दो ऑप्शंस रहेंगे, इंग्लिश में लिखना है हमें ऐसे। दो ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन पर आपको ऐसे लिखना है। अराउंड 700 टू 750 वर्ड्स पर ऐसे लिखना है, उससे ज़्यादा मत लिखना, क्योंकि वो आपका ऐसे पढ़ेंगे नहीं, उतना ही पढ़ेंगे, बाकी छोड़ देंगे। सो स्टिक टू द वर्ड्स, ठीक है। ऐसे का कंटेंट आपको यहाँ पर अच्छा देना है, बहुत अच्छा कंटेंट दो। टू द पॉइंट आंसर लिखो, आपको जो भी कहना है प्रिसाइजली कहो, इधर उधर की बातें उसमें बिल्कुल मत लिखो। अच्छी लैंग्वेज यूज़ करो, छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज़ करो, बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस के बारे में मत पढ़ो, ठीक है। छोटे सेंटेंस, प्रिसाइज लैंग्वेज, प्रिसाइज थॉट्स, फ्लो अच्छे से रखो, एक के बाद एक थॉट आना चाहिए। बीच में ही कुछ बोल रहे हो, बीच में छोड़ दे रहे हो, ऐसे मत करो। अच्छा एक फ्लो बनाओ, उसके बारे में अच्छी तरह से आपका जो विचार है वो वहाँ पर प्रेजेंट करो। समझ रहे हो? और जो आपको शीट दी जाएगी ना, आंसर शीट, उसी पर आपको लिखना है। एक्स्ट्रा शीट आपको नहीं दी जाने वाली है, उसी पर जो प्रेजेंट की जाएगी, जो दी जाएगी, उस पर ही आपको लिखना है। तो ये सब बातें आपके क्वेश्चन पेपर में लिखी हुई है। अब मैं आपको कुछ की पॉइंट्स, कुछ अलग से पॉइंट्स बताना चाहूँगी जो आपको ऐसे लिखने में काम आएंगे। देखो, ऐसे लिखना है तो आपके बचपन के दिन याद करो। आप ऐसे कौन सा लिखते हो? एकदम शुरू में जब हम छोटे छोटे रहते हैं तब हम क्या ऐसे लिखते हैं? मेरी माँ, या फिर माय पेट डॉग, या फिर 1 आवर एट रेलवे स्टेशन। इस तरह से ऐसे हमने लिख चुके हैं बचपन में, है ना। तब एक बात यहाँ बताना चाहती हूँ कि जब हम ऐसे लिखते हैं तब हमें उसमें इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। जिस टॉपिक पर भी आपको ऐसे लिखना है उसमें आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। इन्वॉल्व होने का मतलब है कि आप अगर माय पेट डॉग पर ऐसे लिखते हो तो आपके घर में डॉग होना ज़रूरी है, आपका उसका इंटरेक्शन होना ज़रूरी है, आपने उसके लिए कुछ करना ज़रूरी है, तब वो आपका ऐसे बहुत अच्छा अच्छा बनता जाएगा। समझ रहे हो? ऐसे ये चीज़ ऐसी है कि जो खुद से अगर अनुभव करोगे तो अच्छे से लिख पाओगे। कोई और आपको जस्ट गाइड कर सकता है कि बाबा ये सब पॉइंट्स आने दो, मगर जब तक आप खुद से महसूस करते हो कि हाँ, आई हैव वन पेट डॉग, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं जब भी घर जाता हूँ वो भागता दौड़ता आता है, फिर उसका नाम मैंने प्यार से ये रखा है, मगर मैं उसे इसी नाम से बुलाता हूँ। समझ रहे हो? तो ये सब मन से जो आएगी ना चीज़ें, वो इफ़ेक्ट करेगी। उसी तरह से एक और टॉपिक अगर हम देखें जनरली कि 1 आवर एट रेलवे स्टेशन, तो अगर अब रेलवे स्टेशन के बारे में तो इन्वॉल्वमेंट कुछ होगी नहीं, मगर वहाँ पर आपको जानकारी होना ज़रूरी है कि आपको अपने कभी ना कभी तो रेलवे स्टेशन पर जाना ज़रूरी है। ऐसी बात नहीं है कि 1 आवर आप वहाँ जाके बैठो और फिर ऐसे लिखो। मगर जब भी आप जाते हो, आप अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पर जाते हो, तब जब आप रेलवे स्टेशन पर बैठते हो तब वहाँ जो आपको चीज़ें दिखती है वो आपके ऐसे में आनी है। समझ रहे हो? तो उसी तरह से को रिलेट करो कि अभी आपको इस एग्ज़ाम के लिए जब ऐसे लिखना है तो ये ऐसे आपको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ, इसके बारे में लिखना है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अभी आप वाइल्ड लाइफ में तो अभी नहीं जा सकते हो, मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि जाओ पूरे सेंचुरीज घूम के आओ। 2 महीने हैं आपके एग्ज़ाम को, आई वुड नॉट सजेस्ट लाइक दिस। मगर इसके लिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। घर में बैठ के आपके छोटे से मोबाइल पर आप पढ़ तो सकते हो, इज़न्ट इट? तो वही आपको करना है, बहुत सारा पढ़ना है। अब पढ़ना क्या है? तो पढ़ना वही है
जो भी वाइल्ड लाइफ से रिलेट करेगा, जो भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ के बारे में काम करेगा। तो मैं यहाँ आपको कुछ लोगों के बारे में, हमारे भारत के कुछ लोगों के बारे में बताने जा रही हूँ जो इस विषय पर काम करते आ रहे हैं। ठीक है, तो जब आप उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ोगे तब आपको आइडियाज़ मिलेगी कि आपको आपके एसे में एक्चुअली क्या लिखना चाहिए। उनके अनुभव से आप अपना एसे अभी लिखोगे और बाद में आपको भी इस तरह से अच्छे अच्छे काम करने के लिए जाना है। ओके, सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट पर्सन, वो है मेधा पाटकर। नाम आपने ज़रूर सुना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन में इनका सबसे बड़ा नाम है, सबसे पहला नाम मेधा पाटकर जी का आता है। तो नर्मदा नदी जो है हमारी, वो मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र करके अरबी समुद्र को मिलती है। तो वहाँ पर जो डैम्स बनाने के प्रोजेक्ट्स आते हैं या फिर वहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट्स आते हैं, उसके बारे में मेधा पाटकर जी का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो वो आप पढ़ो, सो दैट यू विल कम टू नो कि अगर डैम बनाने के लिए प्रोजेक्ट है तो वहाँ पर जो लोग हैं उनको वहाँ से हटाना पड़ेगा। वहाँ जो विलेज है वहाँ के लोगों को वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इसके बारे में इनका क्या कहना रहता है, फिर सरकार उनसे क्या बोलती है, फिर वो डील कैसे होती है, फिर लॉ में कुछ चेंजेस होते हैं क्या। तो इस तरह से आपको यहाँ इनके बारे में जब पढ़ोगे, इनके काम के बारे में पढ़ोगे तो जान पाओगे। ओके, दूसरा नाम देखो, मारुति चितमपल्ली। ये एक फॉरेस्ट ऑफिसर रह चुके हैं। He worked for the development of Karnala Bird Sanctuary, Navegaon National Park, Nagzira Sanctuary and Melghat Tiger Project। तो इन्होंने ये सेंचुरी प्रोजेक्ट्स, नेशनल पार्क्स बनाने में काम किया है। तो इनके बारे में पढ़ो तो आप जान पाओगे कि किस तरह से नेशनल पार्क्स बनते हैं, क्या स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती है, वहाँ की वाइल्ड लाइफ वही के वही इन सिटू कंजर्वेशन हम पढ़ते हैं तो वो एक्चुअली किया कैसे जाता है, इसकी जानकारी आपको इनके बारे में पढ़ने पर मिल जाएगी। आगे देखो, डॉक्टर प्रकाश आमटे। बाबा आमटे को आप जानते होंगे, बाबा आमटे जी के बारे में आप जानते होंगे। उन्होंने कुष्ठ रोगियों के लिए काम शुरू किया। उनका ही काम उनके बेटे ने, डॉक्टर प्रकाश आमटे, और उनकी बहू डॉक्टर मंदाकिनी आमटे ने आगे चलाया। इन्होंने कुष्ठ रोगियों के लिए करते करते जो आदिवासी इलाका है, भामरागढ़, हेमलकसा विलेज आप जानते हैं, वहाँ पर इनका बहुत बड़ा काम है। वहाँ के विलेजर्स को इन्होंने मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की और अभी आगे चल चल के वहाँ पर उन्होंने एनिमल आर्क बनाया है। एनिमल आर्क बनाया है, एनिमल पार्क नहीं है। देखो यहाँ पर एनिमल फ्रीली घूमते रहते हैं। वहाँ पर काम करते वक्त जो भी एनिमल्स इनके सामने आए, जो इंजर्ड थे, उन्हें कुछ डिसीज़ हो गया था, तो प्रकाश आमटे जी ने उन्हें अपने साथ लाया, उनको ट्रीट किया। और अभी यहाँ एनिमल आर्क जो है ये एक ऑर्फेनेज है और वहाँ पर देखो लिपर्ड, स्नेक्स, हाइनास, लायन भी है। और ये एक्टिविटी इनकी शुरू हुई थी एक छोटे से मंकी के बच्चे से। ऐसे ही चलते हुए उन्हें मंकी का छोटा मंकी मिल गया तो वहाँ उसके साथ इनकी ये एक्टिविटी शुरू हुई थी, ऐसा कहा जाता है। तो ही इज़ ऑल्सो वर्किंग फॉर एनवायरमेंट। देन तेजस ठाकरे, ये ही इज़ अ सन ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे जी के ये बेटे हैं तेजस ठाकरे। तो इनका ठाकरे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन है। देखो इनका भी कंट्रीब्यूशन अभी चल रहा है। इनके बड़े भाई आदित्य ठाकरे जो है वो कैबिनेट मंत्री है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, महाराष्ट्र के। तो ये लोग आपके ही उम्र के हैं, थोड़े ही बड़े हैं आपसे। तो इनके बारे में आप पढ़ो कि ये एक्चुअली कैसे काम करते हैं, समझ रहे हो। तो ये पढ़ो। इसके बाद में देखो माधव गाडगिल, ही इज़ ऑल्सो वेल नोन पर्सनैलिटी।
इनका काम रहा है वेस्टर्न घाट कंजर्वेशन पर। इनका कहना है कि इन सिटू कंजर्वेशन जो स्ट्रेटजी है वो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, वहाँ के लोगों के साथ आप कंजर्वेशन करो, इस तरह से इनका फोकस इस स्ट्रेटजी पर रहा है। ठीक है, तो माधव गाडगिल जी के अंडर एक कमेटी बनाई गई थी 2011 में, और उन्होंने ये कंजर्वेशन स्ट्रेटजी के बारे में सजेशन दिए हुए हैं सरकार को। तो उसकी पीडीएफ का मैं लिंक आपको शेयर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इवन बाकी सबके बारे में भी जो भी लिंक्स हैं वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, वो आप पढ़ो, और उसके साथ ही और भी लिंक्स आप खुद से ढूंढ लो। तो वो जो पीडीएफ है उसमें इन्होंने किस तरह से कंजर्वेशन किया जा सकता है इसके बारे में पूरी स्ट्रेटजी सरकार को सजेस्ट की गई है। तो इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसके बाद आप जानते हो चिपको मूवमेंट इन हिमालयन रीजन, हम बचपन से, हम स्कूल डेज से पढ़ते आ रहे हैं। सुंदरलाल बहुगुणा, इनकी ये चिपको मूवमेंट है। इन्होंने वहाँ के हिमालयन रीजन के जो ट्राइब्स है, वहाँ के जो लोकल रहने वाले लोग हैं, उनकी मदद ली थी कि बाबा यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन मत करो, यहाँ के पेड़ मत काटो। समझ रहे हो? तो इनके एक्टिविटी के बाद सरकार को लॉ में भी कुछ चेंजेस करने पड़े थे। लॉ में भी कुछ क्या कहते हैं हम उसे, डेवलपमेंट्स करनी पड़ी थी। ठीक है, तो ये भी आप पढ़ो। उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हिमालयन रीजन के यहाँ, और ये अभी हमारे साथ में थे मगर अभी इस दुनिया में नहीं है। अभी मई में इनका देहांत हो चुका है। तो ज़रूर पढ़ो सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में। फिर देखो सलीम अली है, ही इज़ नोन एज अ बर्ड मैन ऑफ इंडिया। इनका बर्ड्स पर काफ़ी सारा रिसर्च रहा है, और इनका कंट्रीब्यूशन बर्ड के कंजर्वेशन पर रहा है। तो इनके बारे में भी आप पढ़ लेना। अभी किस तरह से देखो कोरिलेट करोगे, यहाँ मैंने ये पेपर 2018 का क्वेश्चन है, ऐसे है ये लिया है। मैं आपको बताती हूँ कि देखो, 2 इम्पॉर्टेंट कंजर्वेशन पैराडिम्स आर करंटली बीइंग एडवोकेटेड इन इंडिया। एक है कि प्रोटेक्शनिज्म, इन विच द वाइल्ड लाइफ इन अ पर्टिकुलर एरिया is completely protected and no human activity of any kind is permitted within that area। कि 2 आइडियाज़ प्रपोज की गई है इंडिया में कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करो और वहाँ पर कुछ भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ मत करो। दूसरी आइडिया है कि पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट इन विच द लोकल पीपल who have lived in a wildlife rich area for generations are allowed to continue to interact with the wildlife and meet their subsistence demands in the hope that they will be responsible for conserving the area and its wildlife in the future। दूसरी आइडिया है कि वहाँ जो रहते हैं लोग, वहाँ के जो जनरेशन्स रहते आए हैं, उनकी मदद लो और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करो। जो स्ट्रैटेजी माधव गाडगिल जी सजेस्ट करते आए हैं, जो स्ट्रैटेजी सुंदरलाल बहुगुणा जी की भी बहुत, ही इज़ ऑल्सो इन फेवर ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, और इसी तरह का काम किया हुआ है हमारे प्रकाश आमटे जी ने भी। ओके, तो वहाँ के लोकलाइट्स को इन्वॉल्व करके कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी बनाई गई है। तो अभी हमें इस एसे में क्या लिखना है कि चूज़ अ पर्टिकुलर एरिया इन नीड ऑफ कंजर्वेशन इन द पार्ट ऑफ कंट्री दैट यू कम फ्रॉम and discuss what would be the strategy that you would follow if you were to develop the conservation plan for some of the plant and animal species there। Give the reasons for your chosen strategy। तो बस ऐसे में आपको क्या एक्सपेक्ट है कि इन दोनों में से आप क्या चूज़ करोगे, कि एक स्ट्रेटेजी है कि लोकलाइट्स की मदद लो, दूसरी स्ट्रेटेजी है कि किसी को भी अलाउड मत करो, बस एनिमल्स को कंजर्व करो।
तो आप जिस भी स्टेट से हो, आप जिस एरिया से आए हो, उस एरिया में ऐसा कुछ चल रहा है क्या? फिर चल रहा है तो आपका क्या उसमें आपका मत क्या है? आपका व्हाट इज़ योर चूजन स्ट्रैटेजी? आप किस स्ट्रैटेजी को चूज़ करोगे, ये आपको यहाँ बताना है। समझ रहे हो? तो अभी इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे मैंने बोला आपको, मैंने जो सजेस्ट किए हुए लोग हैं उनके बारे में पढ़ो, इसके साथ ही आपको भी और जो एनवायरमेंटलिस्ट के बारे में पता चलेगा उनके बारे में भी पढ़ो। 2018 के ही पेपर से दूसरा जो एसे का ऑप्शन है वो देखो है, Why should we protect nature with all its living organism? This is a major dilemma facing humanity. There are alarming reports that in another 5 decades, more than 50% of large animals will get extinct along with most Earth's pristine forests, primarily due to human activities. So, has the traditional strategy of protecting nature for its own sake failed? Strategy fail हो चुकी है क्या? Should we continue to set aside wildlife parks and nature areas and manage them? ऐसा करना चाहिए क्या हमें? Should we embrace the alternate strategy of protecting the environment primarily for the benefit of humans? तो ऐसे 3 पॉइंट्स हमें इस ऐसे में दिए ही गए हैं कि इसके बारे में आपको लिखना है कि अब तक जो स्ट्रेटजीज़ हम यूज़ कर रहे हैं प्रोटेक्शन की, वो फेल हो चुकी है क्या, या फिर कुछ अल्टरनेट स्ट्रेटजी हमें बनानी चाहिए, ह्यूमन बेनिफिट को ध्यान रखना चाहिए, वाइल्ड लाइफ को ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से हमें इस ऐसे को बनाना है। बस मेरा यही कहना है, आप इन लोगों के बारे में पढ़ो, उनके काम के बारे में पढ़ो, तो आपको वो आइडिया अपने आप आ जाएगी। यू विल एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिए कि आप अगर रेलवे स्टेशन पर बैठते हो तो आपको अपने आप आइडिया आ जाती है कि आपको क्या लिखना है। ओके, अभी 2020 का पेपर अगर देखें तो वहाँ पर देखो, वहाँ पर सेम टॉपिक पर क्वेश्चन है। ऐसे जो पूछा है वो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी के बारे में पूछा है, और सेम क्वेश्चन है कि प्रोपोनेंट्स जो है वो बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी will be helpful for conservation of biodiversity and the people living over there for long period of time will help to conserve their resources, कि उनकी हेल्प लो तो वो अच्छा हमें मदद करेंगे। दिस इज प्रोपोनेंट्स। और ओपोनेंट्स कहते हैं कि नहीं, इट विल लीड टू मैसिव फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, उन्हें वहाँ से हटा दो, वो खुद ही डिस्ट्रक्शन करेंगे, ऐसा ओपोनेंट का कहना है। तो जो हमारा शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट है 2006 में बनाया गया, इसे रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स ये भी बोला जाता है। तो उसके हिसाब से ऐसे लिखना है, वन नीड टू नो अबाउट फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ द इंडिया। तो इसके बारे में आपको ऐसे लिखना है। थोड़ा सा एक्ट के बारे में भी पढ़ लेना, इसके भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। ठीक है, ये है 2020 का एक ऐसे। दूसरा ऐसे देखो 2020 में आया है, जो है हाफ अर्थ को कंजर्व करने की बात की गई है। कुछ बुक है उसमें उनका कहना है कि आधी अर्थ को आप बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करो और आधी अर्थ आप ह्यूमन यूज़ के लिए यूज़ करो, ह्यूमन पर्पस के लिए। तो मतलब आधे अर्थ में सब एनिमल्स रहेंगे, एनिमल बर्ड्स एंड सब वाइल्ड लाइफ, और आधे अर्थ में हम सब रहेंगे। तो मेरे ख्याल से तो ये ठीक नहीं है। तो अभी देखो आपका क्या कहना है इसके बारे में। तो ऐसे तो हम आइसोलेटेड नहीं रह सकते, हम फूड वेब्स जानते हैं, फूड चेन जानते हैं, और वैसे भी हम अगर नेचर के साथ रहते हैं तो खुश रहते हैं। तो खुश रहना है तो नेचर को साथ लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ जाओ तो नेचर है, यहाँ आओ तो सब सिविलाइजेशन है। तो ये टॉपिक है 2020 के पेपर का सेकंड। अगर 2016 का पेपर देखें तो वहाँ पर देखो एलिफेंट के बारे में ऐसे आया है कि एलिफेंट आ रहे हैं, और
एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हाउस होल्ड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वो आता है ना हमेशा पेपर में कि एलिफेंट या फिर लिपर्ड है या फिर लायन है कि वो आ गए विलेजेस में और वहाँ से काऊ को उठा गाय को उठा के लेकर गए, या फिर खेती में कुछ नुकसान करके चले गए, इज़न्ट इट। तो उसके बारे में वहाँ पर क्वेश्चन है कि इसके बाद फिर पीपल, वहाँ के जो लोकल पीपल है वो एलिफेंट के बारे में निगेटिव बन जाते हैं। तो इसके बारे में आपको बताना है कि हाउ विल यू रिजॉल्व दिस सिचुएशन, कि आप एलिफेंट को मार दोगे या फिर कैसे फिर उनकी गाय वापस करोगे वो फार्मर की, समझ रहे हो। तो इसके बारे में भी कुछ एक्ट्स है, इसके बारे में भी कुछ ऐसे सुवर्ण मध्य हम बोलते हैं, गोल्डन बीच में कुछ हम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, दोनों को हार्म ना हो, ऐसे आपको सजेस्ट करना है। फिर 2016 के पेपर का जो दूसरा टॉपिक है वो भी इसी तरह का है कुछ, फेरल डॉग्स, मतलब जो डॉग्स ह्यूमन से अभी इंटरेक्ट नहीं करते हैं, वाइल्ड डॉग नहीं कह सकते हैं उनको, ह्यूमन, हमारे पेट डॉग जो होते हैं वो हमने जानते हैं, वो हमें जानते हैं, तो वो हमें हार्म नहीं करते हैं। तो फेरल डॉग कुछ जो हमें नहीं जानते हैं, वो इंटरेक्ट नहीं करते, दैट आर फेरल डॉग्स। तो उनके बारे में पूछा है कि रूरल एरियाज़ में हंट नेटिव वाइल्ड लाइफ, अर्बन एरियाज़ में स्ट्रे डॉग्स जो है तो नोन टू फॉर्म पैक्स एट नाइट, और वो सब हाँ कर रहे हैं। तो अभी इनके बारे में क्या किया जा सकता है। तो आप ये जानते हो कि ह्यूमन सेफ्टी के लिए ये डॉग्स की गाड़ी आती है और डॉग्स को लेके जाती है, तो उसके बारे में कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में क्या रूल्स है। उनका स्टेरिलाइजेशन भी किया जाता है कि उनका नंबर ना बढ़े, ये रिड्यूस द साइज़, उनका नंबर ना बढ़े, इसके लिए कुछ प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं। तो इस तरह से ऐसे आपको आते हैं। ऐसे के बारे में किसी ने मुझे पूछा है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताओ, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ, बस मैं इसी तरह से आपको गाइड करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, पढ़ते रहो ये सब चीज़ें, अभी 2 महीने हैं, बहुत टाइम है आपकी एग्ज़ाम को। करंट अफेयर्स पढ़ो, आजकल क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर रहे हैं, आजकल कौन किस तरह से काम कर रहा है, एक्ट्स के बारे में पढ़ो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबकी लिंक्स मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, तो आई होप कि इतना काफ़ी है आपके लिए, मेरा गाइडेंस ठीक रहेगा। अभी पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, तो आप पढ़ो ये सब। एग्ज़ाम फॉर्म्स आपके आ चुके हैं, एग्ज़ाम फॉर्म्स भरो और 2 महीने अच्छे से पढ़ाई करो। सोशल मीडिया से हो सके तो दूर रहो, पढ़ाई पर फोकस करो। I wish you very all the best for your preparation and for your exams. Thanks for watching.